देखिए अब क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में अपनाए गए चुनाव के तरीकों के संदर्भ में फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पद्धति निर्धारित की है। ये प्रणाली में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। अब देखिए पहला कथन जो है वो कहता है कि संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के मामले में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन लोकसभा के मामले में ऐसी किसी भी प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी गई है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए FPTP यानी कि क्या बात कर रहे हैं, FPPT यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली कहते हैं बेसिकली, ठीक है, FPTP को अपनाया गया है, इसलिए पहला कथन सही नहीं है। दूसरा कथन सही है या नहीं देखते हैं। इस प्रणाली में क्या हुआ है कि बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है और निर्वाचित होने के लिए कुल मतों का 50% प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए दूसरा कथन भी सही नहीं। जबकि ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अधिनियमों में से किन्हें नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया है? बोनस संदाय अधिनियम 1965, ठेका श्रम अधिनियम 1970, वंदित श्रम पद्धति अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कह रहे कौन सा कथन सही है, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किए गए हैं। तो इनके क्रियान्वयन के लिए 1950 से ही केंद्र और राज्यों के जो उत्तरवर्ती सरकार है उन्होंने कई अधिनियम बनाए, जैसे कि बोनस संदाय अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, बालक श्रम अधिनियम, श्रमिक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बंदित श्रम पद्धति अधिनियम, ठीक है, महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रसूति सुविधा अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो यहाँ कहने का मतलब ऑप्शन डी यानी कि चारों ही कथन आपके इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। तो कौन से प्रयोग से कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, इसमें पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा आयोग में 7 पदेन सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत जो आपका NHRC है ये बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें एक अध्यक्ष 5 सदस्य शामिल होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। इसके सदस्यों में एक उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, एक हाई कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 ऐसे व्यक्ति होंगे इसमें शामिल होने चाहिए जिन्हें मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। कहने का मतलब यहाँ पर है पहला कथन आपका ये ठीक होगा, तीसरा ठीक होगा, चौथा ठीक होगा, पांचवा ठीक होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेषाधिकार की बात नहीं की गई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कौन सा कथन आपको दिख रहा है, 1, 3, 4, 5 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे। मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सतह से हवा में मार करने वाली पोर्टेबल मिसाइल है। ये बहुत इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है। इसे रक्षा समझौतों के तहत इजराइल से खरीदा जा रहा है। कौन से कथन सही है? तो देखिए जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है इसने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए आवश्यकता अनुसार स्वीकृति प्रदान की है, ठीक है। तो ये जो मिसाइल प्रणाली है एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा DRDO की अन्य प्रयोगशालाओं और भारतीय औद्योगिक भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, इसलिए दूसरा कथन तो यहाँ ठीक नहीं है, ठीक है। ये सतह से हवा में मार करने वाली हल्की और पोर्टेबल मिसाइल है, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को ये लक्षित करता है, बहुत कम दूरी पर विद्यमान, ठीक है। तो दूसरा पहला कथन करेक्ट है यहाँ पर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के संदर्भ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। कौन से कथन सही है?
तो देखिए 102वां जो 102, ठीक है, 102nd जो आपका अमेंडमेंट है 2018 में आया था, संशोधन अधिनियम, ठीक है, 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। और इस उद्देश्य के लिए संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338B जोड़ा गया है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में आयोग एक वैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि ये एक संवैधानिक निकाय बन गया है। दूसरे शब्दों में कहें कि नए आयोग की संवैधानिक स्थिति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान है। इसलिए पहला कथन सही है यहाँ पर, ठीक है, पहला कथन सही है। और दूसरा कथन यहाँ पर सही क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट सौंपी जाती है, ना कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को प्राप्त असाधारण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार के कार्यों, राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी शक्तियों को ग्रहण कर सकता है या घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर सकता है और उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकता है। कौन से कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कह रहे हैं कि 350, देखिए ये राज्य के राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, क्लियर है। राज्य सरकार की जो ये बात कर रहे हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को कुछ असाधारण शक्तियाँ प्राप्त होती है, जैसे कि राज्य सरकार के सभी कार्य, उनके किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले लेता है और साथ ही उसे राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी में निहित शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। इसलिए पहला कथन ठीक है आपका, ठीक है। यहाँ पर ये बात हमें ध्यान देनी है कि वह घोषणा भी कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा, ठीक है। दूसरा कथन भी हमारा ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में जो निहित शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं या वह उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति शासन के दौरान भी संबंधित हाई कोर्ट की संवैधानिक स्थिति, स्तर, शक्तियाँ, कार्य पूर्ववत बने रहते, पहले जैसे बने रहते। ये कथन इसलिए आपका यहाँ पर सही नहीं है। तो पहला दूसरा आपका ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज का 70वां प्रश्न क्या है? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बॉन्ड 5 से 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं। इनका द्वितीयक बाजार में व्यापार किया जा सकता है। अभी तक अनिवासी भारतीयों को इनके निवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। कौन से कथन सही है उपरोक्त में से? तो देखिए, जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जिन्हें किसी संप्रभु संस्था, अंतर सरकारी समूह, गठबंधन या कॉरपोरेट द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और ये अर्थव्यवस्था की कार्बन गहनता को कम करने में सहायता करते हैं, ठीक है। और चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा 5 वर्ष या 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले 4000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर पहला कथन आपका ठीक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा बॉन्ड को संस्थागत निवेशों के लिए आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है और उन्हें एक समान मूल्य नीलामी के माध्यम से जारी करने, रेपो के साथ साथ सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि SLR, ठीक है, संबंधी उद्देश्यों के लिए पात्र बनाने और द्वितीयक बाजार में व्यापार करने के लिए पात्र बनाने जैसी रियायतें प्रदान की गई है। इसलिए दूसरा कथन भी ठीक हो जाता है। अब यहाँ तीसरा कथन क्या कह रहा है कि जो अनिवासी भारतीय हैं, ठीक है, उनको इसमें निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है, ठीक है, प्रदान की गई है। और साथ ही इन बॉन्ड में निवेश द्वारा परियोजना से संबंधित किसी भी जोखिम को वहन नहीं किया जाएगा। इसलिए तीसरा कथन गलत है, क्योंकि कह रहे हैं ये नहीं की गई जबकि अनुमति प्रदान की गई है, ठीक है। और इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि पहला और दूसरा कथन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें सही उत्तर चुनना है, ठीक है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता यानी कि उनकी विशेषता, योग्यताएं जो है निर्धारित नहीं की गई हैं। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट किया गया है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयोग को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, ठीक है। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आप देखेंगे भारत निर्वाचन आयोग को लोकसभा और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति तो प्रदान की गई है,
ठीक है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की जो अर्हता है यानी कि योग्यता है, चाहे वो विधिक हो, शैक्षणिक हो, प्रशासनिक हो, न्यायिक हो, निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए पहला कथन यहाँ पर ठीक हो जाता है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसलिए दूसरा कथन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है। संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन निर्वाचन आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा की जो शर्तें हैं, कार्यकाल है, वो राष्ट्रपति के द्वारा विधि के अनुसार निर्धारित किए जा सकते हैं और इसीलिए संविधान में निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है। और संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार के द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए तीसरा कथन यहाँ पर ठीक हो जाता है। तो पहला और तीसरा कथन आपका यहाँ पर ठीक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, लोकायुक्त पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकायुक्त पद का गठन सबसे पहले 1971 महाराष्ट्र में हुआ। किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति सदैव संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है, वे राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है यहाँ पर? तो देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम 2013 के लागू होने से बहुत पहले ही बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने लोकायुक्त नियुक्त कर रखे थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले लोकायुक्त का पद का जो गठन है 1971 में महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन उड़ीसा में इस संबंध में ये इस अधिनियम में 1970 में पारित हुआ, लेकिन उसे 1983 में लागू किया गया, इसलिए आपका पहला कथन यहाँ पर ठीक हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा कथन आपका क्या कहता है कि लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की जो नियुक्ति है उससे संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा ये किया जाता है। इसकी नियुक्ति के दौरान अधिकांश राज्यों में यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है और राज्यपाल निम्न से कुछ जो है परामर्श देता है। कौन कौन से परामर्श देता है? जैसे संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता, यदि राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के विपक्ष के नेता भी परामर्श किया जाता है, इसलिए यहाँ पर दूसरा कथन ठीक नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है, वे राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, इसलिए तीसरा कथन ठीक है। पहला और तीसरा कथन आपका यहाँ पर ठीक हो जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। DDMA का पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है। DDMA का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त राज्य सरकार द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है। देखेंगे ये इस प्रश्न का क्या है कि 73 यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि DDMA के एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 7 से अधिक नहीं होती है। जिले का कलेक्टर या फिर DDMA का पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए कथन एक सही है। ठीक है। इसके बाद ये कथन एक आपका सही हो जाता है। इसके बाद कह रहे हैं कि DDMA का मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलिस अधीक्षक या जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी DDMA का पदेन सदस्य होते हैं और DDMA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए दूसरा कथन भी सही हो जाता है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है? राज्य की विधान परिषदों की समाप्ति, संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपयुक्त कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है हमें। ठीक है। 74 जो आपका प्रश्न है इसमें देखना है, कह रहा है कि 368 की सीमा से जो बाहर है, संवैधानिक संशोधन की सीमा से बाहर है, तो कुछ चीज़ें यहाँ दी गई हैं। इस उपबंध में शामिल क्या क्या है? जैसे राज्य विधान परिषदों का निर्माण और उसकी समाप्ति है, संसद और राज्य विधानमंडलों का निर्वाचन है। ठीक है। और संसद और विधान, इसमें देखिए पहला और दूसरा ये तो आपके इसमें शामिल है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि आप देखेंगे कि संविधान के वे उपबंध जो राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित है, उन्हें संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और इसके लिए भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई हैं। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन राजनीतिक रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के निर्वाचन का आयोजन स्वतंत्रता के बाद किया गया, तो कौन से कथन सही है? तो देखिए, भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार है सबसे पहले कब आया गया?
1934 में एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था और वे भारत के साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता भी थे। ठीक है, ये तो हम सबको पता ही होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रत्येक प्रांत और देसी रियासतें, यानी कि छोटे राज्यों के मामले और राज्यों के समूह की बात कर रहे हैं, उनको प्रत्येक प्रांत और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। और ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जानी थी, इसलिए पहला कथन ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, दूसरा कथन क्या कह रहा है कि देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, ये भी कथन ठीक है आपका। संविधान सभा के लिए निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था और इस निर्वाचन में, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद नहीं, स्वतंत्रता से पहले, यहाँ कह रहे हैं जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। और निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह और निर्दलीय दलों के सदस्यों को शेष 15 सीटें मिली थी। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई सीटें 93 भरी नहीं जा सकी, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा के अगले से अलग रहने की निर्माण किया था। ठीक है, निर्णय लिया था, माफ़ी चाहती हूँ। इसलिए तीसरा कथन आपका गलत हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पहला और दूसरा ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित किन भाषाओं का उल्लेख होता है। तो 8वीं अनुसूची को यदि आप देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, मूल रूप से 14 भाषाएं हैं, लेकिन 22 भाषाएं वर्णित हैं। ठीक है, जैसे बोडो भी है, संथाली है, नेपाली है, उर्दू है। तो यहाँ पर कौन कौन सी, बोडो है, नेपाली है आपकी, ठीक है, संथाली है, उर्दू है, अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची से सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उपकरण और एक तरफ उनके विवरण दिए गए हैं। ठीक है, ये पूछा गया है प्रश्न में से, कई बार ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न। तो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, लोग अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसा कि स्विट्जरलैंड में होता है ना। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 उपकरण होते हैं, जैसे कि रेफरेंडम, जिसको परिप्रेक्षा कहते हैं, पहल यानी कि इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन प्रत्याशी को वापस बुलाने की रिकॉल, और जनमत संग्रह यानी कि प्लेबिसाइट। ठीक है, अब जो परिप्रेक्षा होता है ना, या फिर जनमत, वह प्रक्रिया है जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था निर्धारित होती है। इसलिए पहला यहाँ पर जो युग्म दिया गया ना, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, और प्रत्यावर्तन ऐसा तरीका है जिसके जरिए मतदान प्रतिनिधि को हटा सकता है और एक अधिकारी को कर्तव्य पालन न करने पर उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। इसलिए दूसरा कथन यहाँ पर ठीक नहीं है ना। जनमत संग्रह द्वारा लोक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है और सामान्यतः इसका उपयोग क्षेत्रीय विवाद के निपटारे के लिए किया जाता है। इसलिए तीसरा कथन भी गलत है। पूछा कौन कौन से सही है, तो आपका ऑप्शन ए केवल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 1 भारत को राज्य के संघों के रूप में वर्णित करता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में किया गया। कौन से कथन सही है। अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन किया गया, इंडिया यानी कि भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। ठीक है, और ये व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम, दूसरी राज पद्धति का प्रकार। तो पहला कथन तो यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की 1ली अनुसूची में किया गया है। प्रेजेंट टाइम में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है, इसलिए दूसरा कथन तो ठीक है। ठीक है, तीसरा लेकिन यहाँ पर ठीक नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल दूसरा ठीक है ना यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या कहता है आज का आपका, ग्रे हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्टीम रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस या मीथेन से उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर उत्पन्न होने वाले विशिष्ट ग्रे धुएं के कारण इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। कौन से कथन सही है। ग्रे हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन एक्चुअली हाइड्रोजन का सबसे सामान्य रूप होता है, जिसे स्टीम रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस या मीथेन से उत्पन्न किया जाता है।
इस प्रक्रिया में मीथेन यानी कि CH4 युक्त प्राकृतिक गैस का उपयोग थर्मल प्रक्रियाओं जैसे कि स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग आंशिक ऑक्सीकरण के साथ हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए पहला कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का दहन करने पर केवल जल उत्पन्न होता है और उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर इसे ग्रे हाइड्रोजन नाम दिया गया है, ना कि दहन के उपरांत शेष उत्पादों के आधार पर, इसलिए दूसरा कथन यहाँ पर सही नहीं है। और ग्रीन हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा प्रकार है जो जलवायु तटस्थ तरीके से उत्पादित होता है, जिसका तात्पर्य है कि ये वर्ष 2050 तक उत्सर्जन को निवल शून्य तक कम करने के वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम करेक्ट होता है। भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट के पृथक कर दिया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका ये जो अधिनियम है ना 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, ये 1921 में बेसिकली लागू हुआ और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस समय मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय हुआ करते थे। ठीक है, इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन बी है, जैसे कि इसने केंद्रीय प्रांतीय विषयों की सूची पहचान कर उन्हें अलग करके प्रांत और केंद्रीय नियंत्रण को कम किया। इसने प्रांतीय विषयों को फिर से 2 भागों में विभाजित किया, जैसे हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है, इसने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधि के सिद्धांत का विस्तार किया। ठीक है, इसने पहली बार किसने 1919 का भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी के जो अधिनियम दिए गए उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए एक अधिकृत खाद्य सुरक्षा योजना है। लाभार्थियों को रियासती कीमतों पर खाद्यान्न भी प्राप्त होता है। कौन से कथन सही है यहाँ पर? तो आप देखेंगे केंद्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। इस नई योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है, इसलिए पहला कथन यहाँ ठीक हो जाता है। इसके बाद अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दूसरा कथन जो है आपका, यहाँ पर पहला कथन आपका ठीक है, दूसरा गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि लाभार्थियों को रियासती कीमतों खाद्यान्न भी प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। अभी हमने ऊपर देखा सरकार ने रियासती कीमतों को समाप्त कर दिया है। सरकार 1 वर्ष के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है, लेकिन 5 किलो खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, इसलिए पहला कथन यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है, प्रश्न नंबर 82, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निर्धारित किया गया है। वह अपने पद पर राज्य के राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत बना रहता है। उसे वे सभी विशेषाधिकार और मुक्तियां प्राप्त है जो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए उपलब्ध है। कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर क्या है, संविधान के अनुच्छेद 165, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसे हटाने की प्रक्रिया और आधार का वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए पहला कथन सही नहीं है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, इसका अर्थ है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, दूसरा कथन सही है। ठीक है, और उसमें क्या है, उसे वे सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है जो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए उपलब्ध है, इसलिए तीसरा कथन सही है। ठीक है, कौन से कथन सही है यहाँ पर? ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की फसाई सुर्खियों में था। फसाई निम्नलिखित किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। एक स्वतंत्र निकाय है, किसी मंत्रालय का हिस्सा नहीं है। फसाई के सर्वेक्षण के अनुसार 15% जो पूरक आहार है ना, उपभोग के लिए असुरक्षित पाए गए हैं। ठीक है, फसाई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए पहला कथन यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
84 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधन पर लागू होगा? SR बोम्बई बाद, वामन राव बाद, ठीक है, कुलदीप नायर बाद, इंदिरा गांधी नेहरू बाद। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वामन राव बाद ने सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 को के बाद अधिनियम संवैधानिक संशोधन पर लागू होगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब ये AMR बोम्बई बाद 1994 में जो आया, कुलदीप नायर बाद, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेना, इंदिरा गांधी नेहरू बाद, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइएगा, प्रश्न बनते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा। अगला प्रश्न है, भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक न्यायिक नवाचार है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसका अर्थ है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। कौन से कथन सही है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत सरकार के व्यक्तिगत सदस्यों और यानी कि मंत्रियों को सरकार के कार्यों और निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से जवाबदेह ठहराया जाता है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में वंदित किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यानी कि अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 केंद्र में सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 164 का 3 राज्य सरकार से संबंधित है। इसलिए पहला और दूसरा कथन तो सही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों में सरकार की संघीय व्यवस्था है? भारत, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, मैक्सिको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संसद की जो विशेषताएं है ना, यहाँ पर संसद की जो विशेषताएं, सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। ठीक है, और अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, उन पर लागू कानून बनाने, वसूलने, प्रशासन, उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो 86 का बी जो है ना, पहला, तीसरा और चौथा, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है आज का, संविधान की प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था। N गोपाल स्वामी अयंकर इस समिति के अध्यक्ष थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। ये समिति के 7 सदस्य शामिल थे, इसमें इनका नाम है, BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है। स्वतंत्रता के बाद हुआ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था, इसलिए पहला कथन ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है आज का, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना है। कौन से कथन सही है? ठीक है, हालिया संदर्भ में केंद्र सरकार ने सूचित किया कि अब तक देश के 6 लाख से अधिक गाँवों में से लगभग 35% गाँव के भू संपत्ति मानचित्रों को डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भू संदर्भित किया गया है। भू संपत्ति मानचित्र भूमि अभिलेखों का एक डिजिटल रूप है। ये भूखंडों को अलग अलग हिस्सों की समस्त सीमाओं को उनकी लंबाई, क्षेत्रफल, दिशा के आधार पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पर पहला कथन आपका ठीक है, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, और इसके 3 प्रमुख घटक है, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, सर्वेक्षण पंजीकरण कंप्यूटरीकरण करना। दूसरा कथन ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन यहाँ पर ठीक हो जाता है। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 1964 में केंद्र सरकार एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संस्थानम समिति द्वारा इसकी स्थापना की सिफारिश की गई, इसलिए पहला कथन सही नहीं है। CVC एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष होता है और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं और वे केंद्र या राज्य सरकार के तहत आगे किसी भी पद के लिए अर्हक नहीं होते, इसलिए दूसरा कथन ठीक है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन, भत्ते, सेवा की अन्य शर्तें UPSC के अध्यक्ष के समान होती हैं। उनके सतर्कता आयोग के वेतन, भत्ते, सेवा की अन्य शर्तें UPSC के सदस्य के समान होती है, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद उनसे कमी या फिर बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए तीसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, सिर्फ ऑप्शन बी। वस्तु और सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
ये एक परिषद संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय राजस्व सचिव की परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते। कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2016 में पारित हुआ था। इसके तहत संविधान के एक नया अनुच्छेद 279 के ए जोड़ा गया था। एक संवैधानिक निकाय के रूप में जीएसटी परिषद अस्तित्व में आया। जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेता है। इस पर अनुच्छेद ने राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जीएसटी परिषद गठन करने का अधिकार दिया था। ठीक है, इसलिए पहला कथन तो ठीक है, संवैधानिक निकाय है। जीएसटी परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय राजस्व सचिव इस परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते। दूसरा कथन भी ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय है। ये बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। बाल अधिकारों के हनन और उल्लंघन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। कौन से कथन सही है यहाँ पर? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आयोग अधिनियम है 2005 के तहत किया गया था और इसका उद्देश्य इस अधिनियम के तहत सौंपी गई शक्ति और कार्यों का प्रयोग निष्पादन करना है। ये आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करता है। ठीक है, तो पहला कथन तो ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शिकायतों की जांच करना और उससे संबंधित कुछ मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है, जैसे बाल अधिकारों का हनन करना, उल्लंघन करना, बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए जो बनाए गए कानून है उनका क्रियान्वयन नहीं करना। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो दोनों कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 2005 में सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत की गई थी। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। कौन से कथन सही हैं इसमें? तो ये आप देखेंगे यहाँ पर कि केंद्रीय सहायक जो लोक सूचना अधिकारी हैं, राज्य सहायक सूचना लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी और ज्येष्ठ अधिकारी केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को उनके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसलिए पहला कथन तो ठीक है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर कि आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं और मूल रूप से गठित आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित 5 संयुक्त आयुक्त होते थे। इसलिए दूसरा कथन भी ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। डीपीएसपी के तहत जो प्रोविजंस है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे कि आप देखेंगे प्रशासनिक संवैधानिक अनुच्छेद के साथ डीपीएसपी के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, आर्टिकल 43। ठीक है, वहीं गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना, उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन देना, आर्टिकल 48 के अंतर्गत आता है। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, आर्टिकल 48A के अंतर्गत आता है। सी यहाँ पर ये जो तीसरा है ना वो पूरी तरह करेक्ट है। तो अभी बताया मैंने किसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 43 में आएगा ये। ठीक है, आर्टिकल 43। और गोवध पर रोक लगाने के लिए किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 48 के अंतर्गत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं थी। ये न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को संविधान के उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करती है। इसे पहली बार 1960 में बेरूबारी संघवाद में संविधान के अंग के रूप में मान्यता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है मूल रूप से 1949 में, ठीक है, एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित है और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। इसलिए पहला कथन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, पहला कथन सही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि संविधान का जो उद्देश्य है उसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। इसलिए दूसरा कथन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तीसरा क्या है, प्रस्तावना के महत्व को स्वीकार करने के बावजूद उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए कथन सही नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पर केवल करेक्ट है क्योंकि दूसरा कथन यहाँ पर पूरी तरह से ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा महाविहार में दानात्मक स्तूपों की खोज की। इस संदर्भ में नालंदा महाविहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ह्वेनसांग और सिंह दोनों ने इसका दौरा किया था। इससे गुप्त और पाल दोनों राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। कौन से कथन सही है इसमें? देखिए हालिया में क्या हुआ है, हालिया प्रसंग में बिहार में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीले के पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दानात्मक यानी कि
वर्तानुनिष्ठ यानी कि वोटिव, ठीक है, स्तूप की खोज की गई। इन स्तूपों को मन्नत पूरी होने के पर बनाया जाता था। नालंदा महाविहार के बारे में अगर हम बात करें तो ये यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है। इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक एक मठ और शैक्षिक संस्थान के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। हुमायूं स्वांग और इसिंग जैसे बौद्ध विदेशी यात्रियों ने इसका दौरा किया था, इसलिए पहला कथन तो ठीक है। ठीक है, नालंदा महाविहार गुप्त राजवंश, कन्नौज के हर्ष और पाल राजवंश के संरक्षण में काफ़ी समृद्ध हुआ था, इसलिए दूसरा कथन भी यहाँ पर ठीक है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर तो है ही। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित उपबंध प्रदान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। ठीक है, कौन सा कथन सही है, उत्तर चुनना है। तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जाति और धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड का प्रावधान करता है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1976 किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित की व्यवस्था करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भ्रष्टाचार में संलिप्त धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों में व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, यानी कि चारों ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं और उनके वेतन, भत्ते, अन्य अनुलाभ भी समान होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। कौन से कथन सही है यहाँ पर हमें देखना है। तो देखिए, संविधान के जो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की संरचना पर हमने देखा था, पहले भी पढ़ा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती है, उनके वेतन, भत्ते, अन्य अनुलाभ भी समान होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं, इसलिए कथन 2 भी यहाँ पर सही है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं रहता है और वह उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए तीसरा कथन यहाँ पर ठीक नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या, पहला और दूसरा कथन एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐप आधारित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रदान की गई ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है, जो उपयोगकर्ताओं को 1000 रुपये तक के कम मूल्य के ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देती है। एनआरई यानी कि अनिवासी बाह्य खाते वाले सभी अनिवासी भारतीय अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने हाल ही में क्या, रूपे, ठीक है, आपने देखा होगा रूपे और भूमियाई ऐप, ठीक है, भीम ऐप जिसको बोलते हैं, भीम यूपीआई जो आपका है, उसको बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। योजनाओं की कुछ विशेषताएं, जैसे यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को किफ़ायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में प्रचारित किया जाएगा। और यूपीआई लाइट जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रदान की गई एक ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है, जो उपयोगकर्ताओं को कम मूल्य के ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देती है, इसलिए पहला कथन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, अब जो है इसके अलावा एनपीसीआई ने 10 देशों में एनआरई यानी कि अनिवासी बाह्य खाते या फिर एनआरओ यानी कि अनिवासी साधारण खातों वाले अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई को अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, इसलिए दूसरा कथन भी ठीक नहीं। पूछ रहे कौन से कथन सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। देखिए, ये जो हम कर रहे हैं ना बचे हुए प्रश्न, ये टेस्ट नंबर 1 के पार्ट 2 होगा। ठीक है, जिसमें हम पॉलिटी को कवर करने के साथ साथ जनवरी 2023 का जो करंट अफेयर्स है उसके प्रश्नों को भी यहाँ पर समेकित किया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं क्योंकि ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। ये घरेलू विदेशी नीतियों के में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं। ये भारतीय संघ में सभी प्राधिकरणों के लिए अनुदेश पत्र के रूप में कार्य करते हैं। सही उत्तर चुनना है।
तो ये जो है ये अनुदेश पत्र के समान है और भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित समान संस्तुतियाँ हैं। ये उन्हें उन सामाजिक और आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों से प्राप्ति से जुड़ी हैं, और ये इसकी कुछ भूमिकाएं निभाते से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू विदेशी नीतियों में स्थायित्व निरंतरता बनाए रखते हैं, भले ही सत्ता में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद विधायिका, कार्यपालिका कृत्य में इस तथ्य को स्वीकार करता है। निदेशक तत्व उसके प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों करेक्ट है आपके यहाँ पर कथन। ठीक है, अगला अंतिम प्रश्न क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। इस संबंध में संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किनसे प्रेरणा प्राप्त की? आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र, गांधीवादी विचारधारा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया। हमने कई बार समझा इसको। संविधान निर्माताओं ने इस विचार को 1937 के आयरलैंड के संविधान से उधार लिया था। ठीक है, ये तो करेक्ट है। इसके बाद 1937 में आयरलैंड से उधार लिया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र है, और गांधीवादी विचारधारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण का कार्यक्रम से प्रेरित, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के लिए प्रेरित करने वाले महान आदर्श। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एकदम करेक्ट है, जो कि आपके इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जो जितने भी केसेस आए हुए हैं वो ज़रूर करना है आपको। उससे ज़रूर आपको प्रश्न मिलेंगे। इसीलिए टेस्ट सीरीज यहाँ कराई जा रही है, ताकि जिन लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है वो और बेहतर तरीके से इसको समझ सकें, जो जितना ज़रूरी एक्सप्लेनेशन है उसके साथ। ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आज शाम को 5 बजे के अराउंड आपको जो PYQ अपना है, जो PYQ है आपका जनरल साइंस का घटना चक्र का पूर्वावलोकन से वो कराया जाएगा, जिसमें बायोलॉजी आज शुरू हो रहा है, तो उसको भी देखिए। कल से एक और नए प्रोग्राम को ऐड ऑन कर दिया जाएगा, चाहे वो 365 रहे रीजन का, या फिर आपका GS पेपर 5, जो UP का GS पेपर 5 है, उसको ऐड ऑन किया जाएगा। तो इसीलिए हमारे साथ निरंतर बने रहें, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जल्द मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में शाम को। तब तक के लिए धन्यवाद।